हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो इन्फ्लेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो सरकारें बदल देती है और हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि किस तरह से स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट करती थी कि हमें 350 को सिलेंडर चाहिए, 400 को चाहिए, लेकिन अभी 1000 रुपये पे चल रहा है सिलेंडर, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। और इसके अलावा बहुत सारे जो अभी मंत्री बने हुए हैं वो भी जब पहले मंत्री नहीं थे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे, साइकिल चलाते थे। जब पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ जाते थे तब तो 50 रुपये लीटर ही होता था पेट्रोल और डीज़ल का प्राइस, लेकिन फिर भी तब साइकिल चलाकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इन्फ्लेशन लिमिटेड है और कंट्रोल में है तब तो ठीक है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और भारत की इन्फ्लेशन तो अब इतनी हो गई है कि जब भारत 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहा था तो तब भी इतनी नहीं थी, लेकिन अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। 14.55% की दर से ये बढ़ रही है, ये पहले कभी नहीं हुई। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आम आदमी है, हम हैं, आप हैं, हम सभी है, उसके ऊपर पड़ेगा। तो क्या चल रहा है ये हमारे देश में और महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Business Insider. Wholesale inflation in India is now near the same level as it was during the 1991 economic crisis. 19 अप्रैल का आर्टिकल है, यानी कि 1991 में ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कि भारत ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, मतलब डिफ़ॉल्ट करने वाला था। तो उस समय ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और अब भी इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही है अगर हम डीपली स्टडी करें तो। Indian Express, growing concern as wholesale inflation up to 14.55%, pressure on retail prices. Trend reversal with CPI inflation converging towards WPI inflation varies policy makers. तो यहाँ पर कितना हो गया है होलसेल इन्फ्लेशन? 14.55%, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, और पिछले 10 महीनों से ही ये डबल डिजिट में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का आलम कितना होगा। तो यहाँ पर सरकार के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है जिससे सरकार को दिक्कत आ सकती है, और वो है महंगाई। और अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो अभी उसी लेवल पर चल रही है जो 1991 में चल रही थी, जब भारत को IMF की शरण में जाना पड़ा था क्योंकि भारत डिफ़ॉल्ट करने वाला था। और अभी हम देखें तो जो WPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो चल रहा है 14.55% पर, जो फरवरी में ही 13.1% था, यानी कि इसमें 1.5% का हायर जंप देखने को मिला है हमें। और ये इंडेक्स थोक भाव को दर्शाता है और इसे WPI कहते हैं, यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन इसका इफेक्ट तो सभी जगह पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर थोक में महंगाई बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा रिटेल में महंगाई बढ़ाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है वो ग्राफ जिससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो दिखा रही है WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। पिछले साल जनवरी 2021 में 2.5% पर अटकी हुई थी, तो अभी 14.6% पर आ गई है इस साल मार्च आते आते। तो यानी कि 1 सवा साल में ही इसने 12% के लगभग जंप दिया है। और जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ये रिटेल इन्फ्लेशन है। अभी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सितंबर में ही 4.4% थी ये, और अब 7% आ गई है, लगभग डबल हो चुकी है ये महंगाई। तो आप देख सकते हैं कि जो रिटेल महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रिटेल महंगाई है, जिसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो लार्जली फूड बेस पे बढ़ती है, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, ये उसके ऊपर डिसाइड होता है ज़्यादातर। लेकिन जो WPI है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, वो लार्जली डिपेंड है क्रूड ऑयल पर। तो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका जो प्रेशर पॉइंट है, यानी कि फ्यूल एंड पावर, सबसे ज़्यादा है 34.5%, यानी कि लगभग ये 1/3 इसमें जंप देखने को मिला है हमें, फ्यूल और पावर। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत फ्यूल और एनर्जी जो है वो अक्सर बाहर से मंगाता है, अपनी ज़रूरतों का 80% बाहर से मंगाता है भारत, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा डिगिंग नहीं होती है, इतना ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है। तो लार्जली हम पूरी तरह से हम इसके इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो प्रेशर पॉइंट तो ये है ही फ्यूल और पावर का, क्योंकि हम बाहर इतना डिपेंड करते हैं। और अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, तो वॉर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फ्यूल की जो प्राइस है, जिसकी वजह से क्रूड का जो
प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा नॉन फूड आर्टिकल्स यानी कि जो आयरन वगैरह होते हैं, कोल वगैरह होते हैं या दूसरी चीज़ होती हैं जिसके ऊपर भारत थोड़ा सा डिपेंड करता है, उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें भी हमें 25.4% का जंप देखने को मिला है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1/4 जंप, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा पटेटो जो हर सब्जी में डलता है, जो सब्जियों का राजा भी कह सकते हैं इसको, उसके दाम में भी 24.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑयल सीड के मामले में मैं बता दूं कि भारत लार्जली डिपेंड करता है इंपोर्ट पर, क्योंकि देखा जाए तो ऑयल सीड के मामले में भारत में प्रोडक्शन नहीं होता है, ये भारत बाहर से ही मंगाता है ज़्यादातर, और अक्सर करके इंडोनेशिया में। लेकिन अभी भी इंडोनेशिया में भी क्राइसिस चल रही है इसकी, तो वहाँ पर भी हमें प्राइस बढ़कर ही मिल रहा है। और इसके अलावा रशिया और यूक्रेन जो होता है वो सोयाबीन ऑयल के मामले में लीड करते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि 60% सोयाबीन ऑयल का जो कंट्रोल है वो रशिया और यूक्रेन होल्ड करते हैं। अगर देखा जाए तो यूक्रेन में रशिया ने वॉर कर दी है, तो यूक्रेन में तो क्राइसिस आ रही है, तो वो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक्सपोर्ट को उसने बैन कर दिया है। इस वजह से वहाँ से जो सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो सनफ्लावर ऑयल तो वहाँ से नहीं आ पाएगा। और इसी वजह से रशिया के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो रशिया जो है चाह कर भी वो सनफ्लावर ऑयल को नहीं बेच सकता, सनफ्लावर ऑयल सीड्स को। और अगर सोयाबीन की बात करूँ मैं, तो सोयाबीन सीड्स अक्सर हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर आया हुआ है सूखा, तो वहाँ पर भी फसल जो है काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड तो हमें बढ़ रही है, मिल रही है, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई जो है उसमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। तो लार्जली इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े हैं। इसके अलावा सब्जियों के ऊपर भी प्राइस बढ़े हैं, जैसे कि नींबू देख लीजिए, नींबू कहाँ 50 रुपये बिकता था, आज वही 400 रुपये से ऊपर बिक रहा है। और वही दूसरे वेजिटेबल, एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ा है, 16.1%। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ के मामले में देखिए तो। लेकिन सवाल यह आता है कि महंगाई बढ़ने का और क्या क्या कारण है। तो देखिए, जो WPI होता है वो गुड्स की होलसेल प्राइस को मॉनिटर करता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फैक्ट्रियां सामान खरीदती है तो उसका इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर है, क्योंकि अगर होलसेल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका बर्डन सीधा सीधा आम आदमी के ऊपर आएगा, जैसे आप और मैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन वॉर भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन रूस ने जैसे यूक्रेन पर हमला किया तो रूस पर लग गए सैंक्शंस, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट से सबसे बड़ा सप्लायर ही कट हो गया, जिससे कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी ख़राब हुई थी उसको रिकवर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। इससे एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन रशिया के ग्लोबल ऑयल मार्केट से कट जाने से सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाए, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस में ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिला। और क्रूड ऑयल ही होलसेल प्राइस इंडेक्स को 25% इफेक्ट करता है, तो प्राइस बढ़ने से थोक महंगाई भी बढ़ गई। और फ्यूल प्राइस का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो रिटेल महंगाई पर पूरा पड़ता है, क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जो अल्टीमेटली सभी कमोडिटीज़ के प्राइस को बढ़ा देगी। और इसका इफेक्ट हम GST कलेक्शन पे भी देख सकते हैं। जो GST कलेक्शन है वो मार्च 2021 को 1.41 ट्रिलियन यानी कि 1,42,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। और कब का आर्टिकल है ये? 1 अप्रैल 2022 का, यानी कि जो पिछला महीना गया है ना, GST कलेक्शन अब तक का सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसका एक ख़ास वजह है, और वो है वही महंगाई बढ़ना, क्योंकि जो सामान पहले 100 रुपये में मिलता था, मान लीजिए उसके ऊपर 18% का GST लगता है, तो वो 108 रुपये का पड़ेगा, और 18 रुपये जो है वो सरकार के पास जाएंगे। और अगर वही सामान अगर 200 रुपये का हो जाए, तो 200 रुपये का तो सामान है और उसके ऊपर 18% के हिसाब से GST लगेगा, तो 36 रुपये हो जाएगा। तो वही सामान जहाँ पर सरकार को पहले 18 रुपये मिल रहे थे, तो अब वही सामान के सरकार को 36 रुपये मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर GST कलेक्शन तो बढ़ेगा ही। तो अब ऐसा ही हो रहा है, और GST कलेक्शन हमेशा हर बार रिकॉर्ड हाई बना रहा है, और ये आगे भी रिकॉर्ड हाई बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है अल्टीमेटली GST कलेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार और RBI इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है।
तो देखिए उन्होंने यानी कि आरबीआई ने पहले ये कहा था कि जैसे कि क्रूड ऑयल में हो रही हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कोई भी प्रोजेक्शन करना, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो या ग्रोथ का, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और ये पूरी तरह से ऑयल प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आरबीआई ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया कि छोड़ो, हम नहीं समझ रहे, जाने दो, जो होगी महंगाई देखा जाएगा। लेकिन बाद में आरबीआई ने अपने फोकस को ग्रोथ से शिफ्ट करते हुए इन्फ्लेशन से लड़ने में लगा दिया। आप देख सकते हैं सीएनबीसी का आर्टिकल है 14 अप्रैल का, इंडिया सेंट्रल बैंक पाइवट्स फोकस फ्रॉम ग्रोथ टू फाइटिंग इन्फ्लेशन एज प्राइसेस राइज। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपना फोकस ही चेंज कर दिया है, ग्रोथ से पूरा ध्यान हटा दिया है। अब जो है उसने पूरा जो अपना ध्यान है वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं जब आरबीआई ने ग्रोथ को साइड में कर दिया है तो समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने जीडीपी की ग्रोथ को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। यानी कि महंगाई की वजह से भारत की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहेगी और जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है सर। लेकिन अब आरबीआई इसके बारे में सोच रही है कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और अब आरबीआई भी रेपो रेट को बढ़ाने वाली है, जून में बढ़ाने वाली है। अब ये रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए रेपो रेट वो रेट होता है जब कोई भी फाइनेंशियल बैंक जो होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं एसबीआई हो गई पब्लिक सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ये जो कमर्शियल बैंक होती है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उठाते हैं, यानी कि 2-3 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए अगर आरबीआई से पैसा उठाएंगे तो रेपो रेट देना पड़ता है उन बैंकों को कि भाई लोन ले रहे हैं बैंक आरबीआई से, तो उनको कुछ ना कुछ तो आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, तो वो होता है रेपो रेट। तो अगर आरबीआई ये रेपो रेट का जो प्राइस बढ़ा देगी 0.75% के, जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए लोन लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब लोन लेना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर जो पैसा है वो मार्केट में कम फ्लो करेगा, और अगर कम फ्लो करेगा तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी, जिससे महंगाई जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकती है। तो आरबीआई का ये प्लान है, लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ये तो सरकार के ऊपर और आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।